नमस्कार साथी, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बायोलॉजी की क्लासेस आनुवंशिकी पे आधारित है। जो हम लोगों ने इसका कुछ इंट्रोडक्शन कर लिया था, जीन के बारे में समझ लिए थे, डीन के बारे में समझ लिए थे कि डीएनए होता क्या है, जीन को भी समझा, अच्छे से समझा। आज हम लोग बात करेंगे कि मेंडल साहब ने आनुवंशिकी को किस प्रकार देखा और इसमें क्या क्या टर्म उन्होंने यूज़ किया। इन सारे तथ्यों पे आज बात करेंगे। तो साथी, आज जो हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिकी में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पढ़ेंगे हम लोग क्या आनुवंशिकी क्या होता है, ठीक है। दूसरा, विभिन्नताएं क्या होती है, विभिन्नताएं विभिन्नताएं। तीसरा, कारक क्या होता है, कारक जिसको डोमिनेंट कहते हैं, ठीक है साथी। उसके बाद कारक कहिए या प्रभावी कहिए, प्रभावी, कारक को हटा दीजिए। एक टर्म लिख लेंगे हम लोग कारक, फैक्टर। उसके बाद हम लिखें अप्रभावी, अप्रभावी, प्रभावी, जिसे हम लोग रिसेसिव कहेंगे। क्या कहेंगे, रिसेसिव। उसके बाद लिख ले क्या, बोलिए, होमोजाइगस, होमोजाइगस, ठीक है, सम युग्मनज। उसके बाद लिख ले हम लोग हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस, विषम युग्मज, युग्मनज, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको आएगा, क्या आएगा, रिसेसिव हो गए आपके, डोमिनेंट हो गए, ठीक है। उसके बाद आप लिख लीजिए अलील, अलील। उसके बाद आप लिखिए, क्या लिखिएगा, ये कितना हो गया, 7, ये तो 8 हो जाएंगे, और ये हो गए आपके 9। अलील के बाद जो है पूछता है अलीलोमर्फ, या इसको हटाइए फेनोटाइपिक लिखिए, जहां से क्वेश्चन पूछता है फेनोटाइप। और उसके बाद 10 में आ जाइए जीनोटाइप, जीनोटाइप, ठीक है साथी। इस पे हम लोग बात करेंगे। और अंत में आ जाएगा हमारा म्यूटेशन। क्या आएगा, म्यूटेशन। तो थोड़ा सा परिभाषा समझिए। उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करेंगे, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट की बात करेंगे, लॉ ऑफ, बोलिए, सेग्रीगेशन की बात करेंगे। पहले इसको अच्छे से समझिए, इन सारे टर्मों को पहले समझना जरूरी है। आनुवंशिकी क्या होता है, जो लक्षण माता पिता से बच्चों में आती है उसी को हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। लक्षण माता पिता से बच्चों में आती है, उसी को हम लोग कहते हैं आनुवंशिकी। फिर विभिन्नताएं क्या होती है, वेरिएशन। तो विभिन्नताएं ये है, जैसे मान लीजिए कि बच्चा ऑफ स्प्रिंग जो संतान हुए, वो हो सकता है कि सांवला हो सकता है कि काला हो। मम्मी और पापा के बाल भूरे रहे होंगे, लेकिन संतान का मान लीजिए कि बाल क्या हो गया, काला आ गया होगा। तो ये जो आखिर कलर में, साइज में, आकार में ये जो चेंजिंग आ रही है, ये कहलाता है विभिन्नताएं, ये कहलाते हैं वेरिएशंस, ठीक है। समझ में आई कि विभिन्नताएं क्या होती है, कि जो ऑफिस में यानी जो है, जैसे क्या हो गया, एक फैक्टर मतलब कि आंख है, तो आंख में जीन होगा, तो आंख जो है हो सकता है काला होगा या नीला होगा। बाल है तो बाल काला हो सकता है, नीला हो सकता है। तो ये विभिन्नताएं हैं। बाल के जीन जो होते हैं वो हमारे कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, बोलिए, एक फैक्टर है। और वो जो काम करेगा, काला होगा कि नीला होगा, गोरा होगा कि काला होगा, ये विभिन्नताएं कहलाती है। मतलब जो विभिन्नता, जो अंतर देखने को मिलता है बच्चों में, वही वेरिएशंस है। जो कैरेक्टर, चरित्र ट्रांसफर हुआ है, वो आनुवंशिकी है। आनुवंशिकी का मतलब, हेरिडिटी का मतलब होता है चरित्र,
ठीक है। और वेरिएशन विभिन्नताएं, इसका मतलब होता है कि जो अंतर देखने को मिला है ऑफस्प्रिंग में, संतान में, उसी को हम लोग वेरिएशंस कहते हैं। चलिए, डोमिनेंट को जो है हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से, मतलब टी अगर है तो उसे हम लोग डोमिनेंट कहें, यानी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट हो रहा है, बड़ा अक्षर से, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से हम लोग प्रस्तुत करेंगे डोमिनेंट को। डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट का मतलब होता है कि प्रभावी, अपना ही प्रभाव बताएगा, अपना ही प्रभाव दिखाएगा। अगर ये उपस्थित है तो समझ लाइए कि वहाँ पे उसी का चलेगा, दूसरे का नहीं चलेगा। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं डोमिनेंट, यानी अपना लक्षण दिखाए, शो करे। फैक्टर, जिसके कारण ये सब चीज हो रहा है। एक्चुअली में मेंडल ने जीन शब्द का यूज नहीं किए थे। ठीक है, फैक्टर शब्द यानी उनको जीन की खोजें नहीं होकर के थी। उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा है जो घट बढ़ रहा है, कुछ ऐसा है जो जोड़ा में काम कर रहा है। वही क्या होता है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, यानी कोई चीज टॉल वाला किसी में ट्रांसफर हो रहा है, किसी में टॉल वाले ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन काम जोड़ा में हो रही है, उसी को फैक्टर कहा, कारक कहा। यानी इसी के कारण सारा काम हो रहा है, अंतर हो रहा है। लेकिन फैक्टर तो बार बार उन्होंने यूज किया है ना, लेकिन जीन शब्द का यूज नहीं किए मेंडल साहब ने। ठीक है, कोई ऐसा चीज है जिसके कारण बदलाव आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, वह है हमारे क्या, फैक्टर है। ये मेंडल साहब ने कहा। रिसेसिव, रिसेसिव का ये जो है अंग्रेजी के छोटे अक्षर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे स्मॉल से। इसका काम होता है कि अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, लेकिन रहेगा साथ साथ जरूर, लेकिन ये कभी अपने आप को शो नहीं करेगा, दिखाएगा नहीं। यानी जो एक्सटर्नल दिखता है उसी को हम लोग डोमिनेंट कहते हैं। जो अपना प्रभाव दिखाता है, जो अपना प्रभाव को छिपाता है, नहीं दिखा पाता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं, अप्रभावी कहते हैं। अब यहाँ पे आइए होमोजाइगस। होमोजाइगस मान लें कि ये मेल है और ये फीमेल है, इसके पास जो जीन है, मान लें फैक्टर जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसके पास जो जीन है कैपिटल टी और स्मॉल टी है। सपोज करिए कि ये हमारा जो है क्रॉस किया और इधर से भी अलग हो गया हमारा, तो ये दोनों जो हमारा सेम हो गया। मान लीजिए कि इधर से छोटका निकला और इधर से छोटका निकला, तो देख एक ही तरह के है ना, ये कैपिटल है, ये भी क्या है, कैपिटल है। अगर एक ही तरह का जीन मिले, जीन हमेशा जोड़ी में काम करता है, जीन हमेशा जोड़ी में काम करता है, ये याद रखिएगा। और एक ही तरह का अगर जीन मिलता हो, उसी को हम लोग कहते हैं होमोजाइगस। तो होमोजाइगस क्या होगा, सेम होगा, कुछ भी होगा, छोटा हो या बड़ा हो, सेम होगा। ठीक है, डिफरेंट नहीं होगा। और हेट्रो मतलब समझ ही गए, बड़ा और छोटा मिला के होगा, बड़ा और छोटा मिला करके होगा, कुछ इस प्रकार के होंगे। तो ये हेट्रोजाइगस कहलाएंगे और ये होमोजाइगस कहलाएगा। कबो कबो साथी पूछ देता है कि जीन और डीएनए क्या है। तो जीन और डीएनए कोई नई चीज नहीं है। डीएनए जो होता है वो भौतिक आधार है। क्या होता है, ये भौतिक आधार है, फिजिकल बेस है, भौतिक आधार। जबकि जीन जो है ये रासायनिक आधार है, केमिकल आधार। ठीक है, चलिए इन सारे तत्वों पे हम लोग बात करके थे। अब आइए अलील। अलील क्या होता है, जब जीन अल्टरनेट फॉर्म में हो। क्या हो, अल्टरनेट फॉर्म में हो, मतलब क्या, एक बड़ा एक छोटा, एक छोटा एक बड़ा, इस फॉर्मेट में हो। अगर जोड़ा में हो और अल्टरनेट फॉर्मेट में हो, तो उस जोड़े जीन को हम लोग अलील कहते हैं। क्या कहते हैं, जोड़े जीन को अलील कहते हैं। तो ये हमारा अलील है। फेनोटाइपिक, फेनोटाइपिक का मतलब होता है क्या, कि जो पहली जनरेशन में, यानी आपको यानी कैरेक्टर देखते मात्र जैसे देखते होंगे आप, कुछ ऐसे संतान होते हैं, बच्चे होते हैं, जिसे देख करके आप कह दोगे कि ये फला व्यक्ति का बेटा है या फला व्यक्ति के बेटी है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो कैरेक्टर्स आया वो बिल्कुल पेरेंट के जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है वो उसमें दिख रहा है। एक्सटर्नल कैरेक्टर का दिखना, एक्सटर्नल लक्षण का दिखना, बाहरी गुण का दिखना, ये फेनोटाइपिक कहलाता है। तो आप लिखेंगे क्या होता है, बाहरी गुण। अब अंदर से कैसा है नहीं है नहीं पता मुझे, लेकिन देख करके हम बता पा रहे हैं कि ये व्यक्ति फला व्यक्ति का पोता है या फला व्यक्ति का बेटा है, क्योंकि एक्सटर्नल ही स्ट्रक्चर उसको देखे और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख करके हम बता पा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए बाहरी गुण देख करके बता पाए उसे हम लोग फेनोटाइपिक कहते हैं। जिसमें बाहरी गुण के साथ साथ यानी आंतरिक गुण, यानी आंतरिक गुण उसमें आएगा, डेवलप आएगा। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को देख करके आप उसे पहचान नहीं पाए कि कौन है, नहीं है, लेकिन उसका कुछ ऐसा गुण था जो बिल्कुल पेरेंट से मिल गया। क्या हुआ,
सोचने की कैपेसिटी हो गया, पढ़ने की कैपेसिटी हो गया, समझने की कैपेसिटी हो गया। तो यानी बाद में जो सोच दिखाए, वर्तमान समय में नहीं, समय बीतने के बाद जो लक्षण दिखता है उसी को हम लोग जीनोटाइपिक कहते हैं। और जन्म के साथ जो पहली बार दिखता है उसे हम लोग फेनोटाइपिक कहते हैं। तो जीनोटाइपिक क्या हो गया, ये बाद में कुछ समय बीतने के बाद में अपना लक्षण दिखाए, अपना लक्षण दिखाए, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइपिक कहते हैं। म्यूटेशन की बात करें साथी, तो म्यूटेशन क्या होता है, तो म्यूटेशन होता है कि जब डीएनए का कॉपी होता है उसमें अंतर आना, ये कहलाता है हमारा म्यूटेशन। क्या कहलाता है, ये कहलाता है म्यूटेशन, है ना। डीएनए में अंतर आना, डीएनए में अंतर आना, ये म्यूटेशन की प्रभाव है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। एक डिफिनेशन, एक परिभाषा थी जो हम लोगों ने समझा। आपसे पूछा जाएगा कि मेंडल साहब ने किस प्लांट को चूज किया, है ना। तो आप अगला हम लोग का टॉपिक आएगा मेंडल एक्सपेरिमेंट, जो एग्जाम में पूछती है, बस उसी पॉइंट को हम लोग को टच करना है। मेंडल एक्सपेरिमेंट क्या है। सबसे पहले पूछा जाए अगर आपसे कि मेंडल साहब कहाँ के थे, तो आप याद रखिए ये ऑस्ट्रिया के थे, ऑस्ट्रिया, ठीक है, पादरी थे, है ना। दूसरी बात याद रखिए कि इन्होंने मटर पौधा पे एक्सपेरिमेंट किया, मटर पौधा पर। कितने वर्ष तक, 7 वर्ष तक। कब से कब तक, तो याद रखिएगा 1856 से 56 4 60 63, 1863 तक। कितने साल तक, 63। 56 से 4 3 63, 63 साल तक। ये पेपर में पब्लिश कब हुआ, 1865 में पेपर में पब्लिश हुआ। इनके एक्सपेरिमेंट पेपर में पब्लिश हुए। कभी कभी पूछ देता है, यानी इन्होंने 7 वर्ष तक काम किए। ठीक है, इनकी मान्यता कब मिलती है, जो बताए, इनकी मान्यता मिलती है कितना दिन बाद बताइए, 1764 में तो पब्लिश हुआ, 36 वर्ष के बाद मान्यता मिलती है। मान्यता मिली कि आपने जो बताया है बात सही है, ये 36 वर्ष बाद के बाद एक्सपेरिमेंट जहां से शुरू किए एंड किए वहां के 36 वर्ष। अगर मृत्यु के बाद कहा जाए तो मृत्यु के 22 वर्ष बाद, 22 वर्ष बाद, ठीक है, 1900 शताब्दी में, 1900 में। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि आखिर मेंडल साहब ने मटर ही को क्यों चूज किए। तो इसके पीछे चूज करने की विभिन्नताएं तो उसी में पाई जाएगी ना जिसमें सेक्सुअल प्रजनन प्रक्रिया होगी। तो इसमें देखा गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहे थे मटर में, और ये ड्यूरेशन भी कम थे, जिसे हम अपने बागों में जो है ना आसानी से उगा सकते थे, इसे आसानी से केयरिंग कर सकते थे। क्योंकि पौधे भी बहुत लंबे और बड़े नहीं होंगे जिसके लिए दिक्कत होगी, तो इसे हम आसानी से ग्रो करा सकते थे। इसीलिए इन्होंने मटर को ही चूज किया। और याद रखिए पी को बोटनिकल नेम बोला जाता है पीसम सेटिवम, सेटिवम। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि क्या पी में गुणसूत्र भी है, हाँ है। मटर में गुणसूत्र है, मटर में क्रोमोजोम कितना, 14। जोड़ी की बात करें तो 2n बराबर 14, जोड़ी की बात करेंगे तो 7 जोड़ी। क्या मटर पे उन्होंने कुछ कैरेक्टर पे भी अध्ययन किए, तो हाँ 7 कैरेक्टर पे अध्ययन किए। कितने कैरेक्टर पे, 7 कैरेक्टर पे। कौन कौन, यानी मटर के 7 लक्षण कौन कौन थे। एक था क्या, पौधे की हाइट, पौधे की हाइट, लंबाई। दूसरा था बीज का, बोलिए, रंग। तीसरा था बीज का आकार। चौथा था पुष्प का रंग। पांचवा था पुष्प का स्थान। पांचवा क्या था, पुष्प का स्थान था। छठा क्या था, छठा
जिसमें मटर रखा जाता है, रहता है मटर, उसको हम लोग कहते हैं बीजपत्री पॉड, बीजपत्री। तो बीजपत्री का रंग, और सातवां था बीज पत्री का आकार। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा क्या, डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट और रिसेसिव, इसमें भी पूछेगा आपका डोमिनेंट और रिसेसिव। जो दिखता है कारक, देखिए पौधे की जो लंबाई थी पहला बार में देखा तो उनको नजर आया लंबा, टॉल, तो लिख देते हैं टॉल, टॉल। रिसेसिव में क्या था, शॉर्ट, ड्वार्फ थे, ड्वार्फ। बीज का रंग देखा तो बीज का रंग जो था आप देखते ही हैं हरा, स्टार्टिंग में क्या रहता है बोलिए, आप हरा मटर देखे ना, और जब ग्रो कर रहा होता है उस समय कैसा रहता है बोलिए, ग्रीन रहता, हरा रहता। वहीं आपसे पूछा जाए बीज का आकार, तो आप देखे होंगे कि जब सूख जाता है तो सूखने के बाद मटर का साइज क्या होता है, गोल गोल, और उसी में कोई चिपटा भी रहता है। तो एक होता है स्फेरिकल, गोलाकार, जो डोमिनेंट दिखता है, जो छिपा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बोलिए, हाँ, सिकुड़ा हुआ, रिंकल, सिकुड़ा हुआ। पुष्प का रंग अगर बात करें तो आपने मटर के पौधा अगर देखे होंगे तो उसका फूल आप देखे होंगे कि कैसा कलर का होता है ना, कैसा कलर का होता है बताइए, नहीं बताइएगा, हाँ। पुष्प का रंग आप देखे होंगे, एक होता है आपका पर्पल, ठीक है, और वाइट। पुष्प का स्थान, तो देखिए पुष्प का स्थान एक होता है टॉप के ऊपर, जिसको हम लोग क्या करते हैं एक्सियल, और एक कहां हो जाएंगे बोलिए, टर्मिनल। ये सब टॉप पे है तो एक्सियल, साइड में है तो टर्मिनल, शीर्ष पे है और कॉर्नर पे है टर्मिनल। बीज पत्री का रंग बात किया जाए तो हरा में जैसे क्या रहता है, जब कच्चा मटर रहता तो उसका कलर कैसा रहता है बोलिए, कच्चा में रहता ग्रीन, सूख जाने के बाद क्या हो जाता है, सूख जाने के बाद येलो, पीला, आप देखे होंगे सूखा हुआ मटर मार्केट में अब आने ही वाला है। बीज पत्री का आकार, जब उसमें दाना भरा रहता है तो फूला हुआ रहता है, क्या रहता है, और दाना नहीं रहता तो सिकुड़ा हुआ रहता है। दाना रहेगा तो फूला हुआ, दाना नहीं रहेगा तो सिकुड़ा हुआ। तो ये थे लक्षण, 7 लक्षण जो मटर पे मेंडल साहब ने अध्ययन किए। ठीक है, चलिए क्या किए इन्होंने, ऐसा क्रॉसिंग कराए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक बार जो है उन्होंने क्या किया कि मटर के जो पुष्प आ रहे थे तो उसमें जो मेल पार्ट था स्टेमेन, उसको स्टार्टिंग में ही निकाल दे रहे थे ताकि परागकण नहीं हो। उसमें पराग जो है उस फूल में, चूंकि ये होता है क्या यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, ये होते हैं बाइसेक्सुअल, यानी मटर के जो पुष्प होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब समझ रहे हैं, मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स एक ही में होता है, उसी को हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो मटर का जो पुष्प था, मटर का पुष्प जो होता है ये बाइसेक्सुअल होता है। क्या होता है, बाइसेक्सुअल, मतलब मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स एक ही में होता है। हुआ क्या कि इन्होंने स्टार्टिंग में ही जैसे पुष्प आ रहे थे तो पुष्प में से स्टेमेन पार्ट्स को जो है लंठल टाइप का निकलता है बाहर, उसको निकाल दिए और उसे कवर कर दिए ताकि वो फीमेल पे वो मेल पार्ट्स दूसरे का नहीं आ जाए, ताकि पता नहीं चले। और जब वो पुष्प मैच्योर हो जाते थे तो दूसरे पुष्प से जो है पॉलन तोड़ करके उसमें ढाल देते थे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए क्रॉसिंग कराए। तो जब क्रॉसिंग कराए तो इनको क्रॉस कराने का तरीका 2 था, एक तो सिंगल लक्षण पे क्रॉस कराए और एक डबल लक्षण पे क्रॉस कराए। तो जो सिंगल लक्षण पे क्रॉस कराया गया उसी को कहा गया एकल संक्रमण या मोनोहाइब्रिड। क्या कहा गया, मोनोहाइब्रिड या एकल संक्रमण। ये बात याद रखिए थोड़ा सा माइंड में। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड में क्या हुआ कि एक लिया गया एकदम शुद्ध लंबा पौधा और एक लिया गया शुद्ध बौना, शुद्ध बौना। तो शुद्ध लंबा में जो जीन था वो टी और टी था, शुद्ध बौना में जो जीन था और टी और टी था। ये हमारा है जीन, क्या है, जीन। जीन हमेशा जोड़ी में काम करता है। अगर वो लंबा वाला जीन है तो उसमें छोटा वाला भी जीन होगा, लेकिन इन्होंने जो 100% लंबा लिया उसमें जो है दोनों तो था, क्या था, लंबा ही कैपिटल था, और एक जो शुद्ध बौना लिया उसमें दोनों था छोटा ही। इसको जो है गैमीट फॉर्मेशन हुआ, इसे क्या हुआ, गैमीट। तो गैमीट कुछ इस प्रकार अलग अलग हो जाएंगे, इससे भी गैमीट बन सकेंगे और इससे भी गैमीट बन सकेंगे। ठीक है,
ठीक उसी प्रकार इसकी बात करें और इसकी बात करें, कोई एक इससे मिल गया, गैमिट बना हमारा, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, जाइगोट। जब दो गैमिट आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। और जाइगोट क्या हो गया, टी और टी। तो जब देखा गया कि एक 100% क्या है, लंबा है, और एक 100% बौना है, जब दोनों को आपस में हम क्रॉस कराए तो ये मिला भी हमारा लंबा, मतलब बौना कहाँ चला गया, बौना कहाँ चला गया। अब देखा कि अच्छा नहीं, पहला जब क्रॉस कराए तो कुछ हुआ नहीं। अब क्या करते हैं, इसको जो है सिमिलर कैरेक्टर वाली, इसको भी हम क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, टी और टी ही मिलेगा, टी और टी, ऐसा मेंडल साहब ने मान के चला। ठीक, तो अब क्या हुआ कि इन क्रॉस को जो है लेकर के आए, सिमिलर वाले को, सिमिलर वाले को लेकर के आए टी और टी। जब सिमिलर वाले गैमीट्स को जब हम आपस में क्रॉस कराते हैं, इसे कहा जाता है सेल्फिंग। क्या कहा जाता है, सेल्फिंग। और ये जो हमारा होगा सेल्फिंग होगा, क्या होगा, सेल्फिंग। जब सिमिलर जीन वाले को आपस में हम लोग क्रॉस कराते हैं तो उसी को कहते हैं सेल्फिंग। तो इसमें भी पहले क्या करिए, जाइगोट बना लीजिए, जाइगोट क्या आ जाएगा, टी और टी, इधर भी टी और टी, एक बार इससे तो ये मिला जाइए, एक बार ये इससे मिल जाएगा, पॉसिबिलिटी है ना, फिर उसके बाद एक बार इससे इससे, और एक बार इसको इससे। तो अब जो देखा F1 जनरेशन, ये कहलाता पहला जनरेशन, क्या कहलाता है, पहला जनरेशन। F1 जनरेशन में देखा कि जब यानी एक 100% टॉल थे, एक 100% ड्वार्फ थे, उसका जब हम लोग हमारा यानी क्या गैमीट बना, उसका जाइगोट बना, तो उस जाइगोट में कैपिटल भी आए और स्मॉल में आए, इस जाइगोट को आपस में भिड़ा दिए सिमिलर वाले से, सेल्फिंग कराए, तो रिजल्ट देखने को मिला, मुझे क्या मिला, रिजल्ट ये देखने को मिला कि एक 100% टॉल है, और ये क्या है, मिक्स है, टॉल तो है लेकिन 100% नहीं टॉल है, नहीं 100% शॉर्ट है, ये संकर है। और ये क्या है, 100% छोटा है, नाटा बौना है, बौना है। यहीं से मेंडल साहब के पास 3 लॉ आते हैं, क्या आते हैं, 3 लॉ आते हैं। एक होता है क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब कैसे हम लोग काउंट करेंगे, देखिए निकालते हैं इसको। यानी जब सेल्फिंग हुआ टी और टी में F1 जनरेशन हमारा बना, तो ये बना, यानी तोड़ने तरीका बताइए, पहले इसको सेल्फ कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, इधर भी तोड़ लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, एक बार इसको इससे मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा बोलिए, कैपिटल टी और स्मॉल। लिखेंगे पहले, अगर कैपिटल मौजूद है तो पहले कैपिटल को लिखेंगे, बाद में स्मॉल को लिखेंगे। फिर एक बार लीजिए इसको इससे करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब लीजिए फिर इसको एक एक करके करिए, यानी ये वाला जो है एक बार दोनों से करा लीजिए, फिर इससे दोनों को करा लीजिए, इसको लेकर आइए तो कैपिटल टी है उपस्थित, तो पहले लिख लीजिए स्मॉल टी, फिर इसको और इसको कराइए तो क्या हो जाएगा, टी और टी। इसी को प्रस्तुत करने के लिए एक साइंटिस्ट भी आए, उन्होंने एक चार्ट दिया, उसको बोला गया पनेट चार्ट। क्या दिया गया, पनेट चार्ट। अगर ऐसे में दिक्कत आ रही है तो पनेट चार्ट बना लीजिए। सबसे पहले जाइगोट बनाया गया, क्या बनाया गया, जाइगोट बनाया गया। देखिए यहां पे जब जाइगोट बना तो हमारा क्या हुआ बताओ, इधर से लोगे तो इसको मान लो कि ये मेल है, तो मेल को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, इसको मान लीजिए आप कि ये फीमेल है, ठीक है, तो आप फीमेल को इधर नीचे रख लीजिए और मेल को ऊपर रख लीजिए। मेल वाला जी हमारा क्या है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। फीमेल की बात करिए तो फीमेल में क्या है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, ठीक है। चलिए अब क्या करिए, एक बार इससे इसको करा दीजिए, क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, ये इससे हो जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे हो जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये इससे हो जाएगा तो स्मॉल टी, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। यहीं पे मेंडल साहब के माइंड में 2 आता है, 3 लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हिंदी इंग्लिश दोनों यही है, यानी डोमिनेंस का यानी प्रभावी का नियम, सेग्रीगेशन कुर्बानी का नियम, तीसरा लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, ठीक है ना। अलग अलग असॉर्टमेंट का मतलब या इसी को कहा जाता है इंडिपेंडेंट, क्या कहा जाता है, इंडिपेंडेंट। अब देखिए कैसे, अगर इसको देखिएगा आप यहां पे देखिए, मैंने अगर अब आपको बताया कि अगर कैपिटल लेटर उपस्थित है तो कैरेक्टर उसी का दिखेगा, स्मॉल लेटर मिक्स में यानी कैपिटल भी हो और स्मॉल भी हो
तो कैपिटल लेटर वाला ही कैरेक्टर दिखेगा, स्मॉल का नहीं दिखेगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि बताइए ये कैसा है, यहां पे आ जाइए, इसी में लिखे ना, ये इसको देखिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये कैसा है तो आप क्या कहोगे? लंबा है। बहुत अच्छा। इसकी बात करूं तो ये कैसा है, तो बिल्कुल आप कह रहे हो कि इसमें कैपिटल टी है, इसका मतलब ये भी लंबा होगा। ये भी देख रहे, इसमें भी कैपिटल है, ये भी आप कह रहे हो कि लंबा होगा। इसको देखो तो इसको आप कह रहे हो क्या, ये बौना होगा। क्या होगा? बौना होगा। तो इससे क्या शिक्षा मिली कि जो आप यानी देख करके बता पा रहे हो कि ये लंबा है, तो लंबा हमारा तीनों हो गया, देख करके बता पा रहे हो आप, यानी इसका मतलब इसमें जो है स्मॉल भी है, लेकिन स्मॉल ने अपना प्रभाव नहीं दिखाया, कैपिटल दिखाया, तो ये हमारा रेशियो जो होगा फेनोटाइपिक रेशियो होगा। क्या होगा? फेनोटाइपिक रेशियो। अगर आपसे पूछा जाए मोनो हाइब्रिड में फेनोटाइपिक रेशियो क्या थे, तो आप बताओगे 3:1। 3 क्या? ये लंबा है, और एक 100% क्या थे? बौना थे। लेकिन यही आपसे पूछ दिया जाए कि संभावनाएं, यानी किससे जो है 100% संभावना है कि लंबाई होगा, और किससे 100% संभावनाएं हैं कि लंबा भी हो सकता है, बौना भी हो सकता है, और किससे 100% संभावनाएं हैं कि होगा तो जब भी बौना ही होगा। मतलब अगर ये वाला कहीं भी है तो टी और टी दोनों कैपिटल है, तो इससे आने वाला हमेशा लंबाई होगा। तो पॉसिबिलिटी जो संभावनाएं हैं उसको अगर बताई जाए फेनोटाइप, तो वो कहलाता हमारा क्या? जीनोटाइप। क्या कहलाता है? जीनोटाइप। जो संभावनाएं, यानी इससे संभावनाएं अगर है हमारा तो लंबा ही आने का है, तो लंबा आने का संभावना 100% 1 है। मिक्स आने का, लंबा भी और बौना भी आने का 2 जगह है, एक जगह यहां है, एक जगह यहां है, तो ये हमारा 2 है। 100% बौना आने की जो संभावना है यहां है। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए मोनो हाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2, 2:1। अब देखिए यहां से इस लॉ को कैसे समझेंगे। आपने यहां पे बौना क्यों नहीं कहा? क्योंकि इसमें कैपिटल टी उपस्थित है। यहां पे भी आपने बौना क्यों नहीं कहा? लंबा ही कहा, क्योंकि यहां पे कैपिटल। इसका मतलब क्या हो गया कि रिसेसिव भी उपस्थित है, यानी स्मॉल को हम लोग रिसेसिव कहते हैं अप्रभावी, और कैपिटल को हम लोग कहते हैं डोमिनेंट प्रभावी। तो कैपिटल अगर उपस्थित है तो रिसेसिव का गला घोटाएगा, रिसेसिव अपना लक्षण नहीं बता पाएगा, तो वही कहला रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका नियम कह रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब यह होता है कि अगर उसमें एक भी प्रभावी अगर जीन है, मतलब कैपिटल है, तो वही का लक्षण शो होगा, रिसेसिव का नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब कह रहा क्या कि अगर प्रभावी उपस्थित है, प्रभावी है, तो उसी का गुण चलेगा। ठीक है, गुण चलेगा, यही कहलाता हमारा डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें तो क्या कैपिटल टी तो शो किया, क्या ये छोटका टी जो है क्या अपना कैरेक्टर को खो दिया है? खोया नहीं है। इसने कहा अच्छा तुम मुझ पे दादागिरी कर रहे हो, तुम्हारी चल रही है तो ठीक, मैं बर्दाश्त करता हूं, क्योंकि समय हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे विपरीत चल रही है परिस्थितियां, वक्त आने पे जरूर तुम्हें जवाब देंगे। ये कहता मेरा पार्टनर मिल जाए सिर्फ, मैं भी दिखा दूंगा। और यही हुआ कि ये स्मॉल टी का जो है पार्टनर इसमें मिल जाता क्रॉसिंग में, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी मिल करके एक 100% ड्वार्फ बना देता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि डोमिनेंट ने अपना कैरेक्टर जरूर शो कराया है, लेकिन उसमें रिसेसिव अपना कैरेक्टर को खोया नहीं है, बल्कि अपने कैरेक्टर को दिखाया नहीं, ये अलग बात है, लेकिन अपने कैरेक्टर को खोया नहीं है साथी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? तो यही कहलाता लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब रिसेसिव अगर उपस्थित होंगे और डोमिनेंट भी होगा, कैरेक्टर डोमिनेंट का ही चलेगा, रिसेसिव का नहीं चलेगा, लेकिन रिसेसिव अपने कैरेक्टर को पूरे खोता नहीं है, बाद में जब उसे मौका मिलता है तो अपनी लक्षण दिखा देता है। वही है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब जो जिसकी दादागिरी चल रही है उसकी चलने दो, दादागिरी लंबे समय तक नहीं रहती है। ठीक है, चलिए, तो यानी हमारा क्या हो गया इसमें, रिसेसिव भी अपना लक्षण शो कर सकता है, बाद में जब इसके अनुकूल मिल जाएगा तब इसके समय इसके साथ हो जाएगा। लॉ ऑफ असॉर्टमेंट कह लीजिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट में कह लीजिए। अब देखिए यहां पे कैपिटल टी थे, कैपिटल टी स्मॉल टी थे। मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा कैपिटल से ही जा मिले, कैपिटल स्मॉल से भी जा मिलेगा या स्मॉल कैपिटल से मिलेगा। मतलब जीन जो है हमेशा जोड़ी में काम जरूर कर रही है, लेकिन किसी के दबाव में नहीं है,
सब अपने विचारों से स्वतंत्र है, जिसे जो मर्जी जा करके जिससे मर्जी है मिल सके, इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ असॉर्टमेंट या इंडिपेंडेंट। मतलब जीन जो है आजाद है, किसी से भी मिले, कैपिटल से भी मिले स्मॉल से मिले, किसी से मिले, इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ये चीज आपको समझ आ दी। इस चार्ट को कहा जाता है पर्नेट चार्ट, पर्नेट चार्ट। ठीक है, चलिए साथ आइए मेंडल का डायहाइब्रिड कोर्स देख लेते हैं। डायहाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? दो लक्षण का अध्ययन करना, दो लक्षण का एक साथ अध्ययन करना, द्विसंकरण। ठीक है, द्विसंकरण डायहाइब्रिड। मेंडल ने क्या किया कि एक यानी एक बार तो उसमें सेब का और रंग का लिया, मटर का सेब और रंग, मटर का बीज के, मटर के बीज का रंग एवं आकार, रंग एवं आकार। जैसे बीज का रंग की बात करिए तो रंग होता है येलो। ठीक है, आकार की बात करिए तो ये होता है राउंड। ओरिजिनल की बात करते हैं पहले फॉर्म में, जो पक जाता है, कच्चा वाला के समय के नहीं, जो पक जाता है तब की बात है। तो उसने रंग को जो है, जो येलो होता है इसको जो है 100% येलो मान के चला। तो हमने अभी आपको बताया कि जीन हमेशा जोड़ी में काम करता है, ये 100% पीला मान के चला है, तो दोनों हमारा कैपिटल हो गया। आकार में इन्होंने 100% गोला मान के चला, था इसका जीन जो हो गया कैपिटल, कैपिटल आर हो गया। जीन हमेशा जोड़ी में काम करती है। अब देखिए कितने हैं यहां पे, अलग अलग तोड़िएगा तो ये हमारा हो जाएगा गैमिट बनेगा, इसको भी अलग अलग तोड़िएगा तो ये भी हमारा गैमिट बनेगा। तो यानी गैमिट कितने बन सकते हैं? बिल्कुल आपको दिख रहा होगा 4। क्या बनेंगे? एक और एक, दो यहां और दो यहां तक, कितने गैमिट बनेंगे? 4 गैमिट बनेंगे। एक बार ऐसे ऐसे लिख लो, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख लो, कोनो दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या किया, जैसे मान लो कि RY है और ये भी क्या हो गया हमारा, तोड़ेंगे RY हो जाएगा हमारा, RY। इन्होंने क्या किया कि पॉसिबिलिटी लेकर के चला। दो लक्षण पे हम बात करेंगे तो अगर मान ली कि पीला है तो हरा भी हो सकता है, राउंड है तो रिंकल भी हो सकता है। तो रिंकल का ले लिया ये क्या, स्मॉल आर। इन्होंने ग्रीन का ले लिया क्या, स्मॉल वाई। कोई दिक्कत? स्मॉल वाई। अब क्या होगा, देखिए इसको मैं हटा देता हूं एक समय के लिए, क्योंकि हमको डायहाइब्रिड समझाना है। इधर से ले लीजिए कैपिटल आर, एक बार इसको इससे क्रॉस करा लीजिए कैपिटल आर। एक बार क्या करिए कि इससे और इसको करा लीजिए, RY हो जाएगा। क्लियर? अब हमारे पास क्या है, ये दोनों आर हमारा क्या उपस्थित हो गया। एक एक करके अलग अलग कर लेना है। ठीक है, अगर ऐसे दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे ले लो ना, मिला लो, अल्टरनेट में ले लो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, चलो इसको भी क्या करो आप, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, सेल्फी लेके चलो, इधर से हमारा हो गया एक गैमिट लेकर के आ जाओ, और इधर से क्या करो, एक गैमिट लेकर के आ जाओ। अब क्या करो कि देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि गैमिट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ गैमिट्स, तो आप इसमें काउंट करो कि ये जो है वह हमारा होमो है कि हेट्रो है, और हेट्रो है तो कितना है। इसमें बात करते हेट्रोक्रोमोजम 1 और इसमें हेट्रोक्रोमोजम 1। यानी अगर हमसे पूछा जाए गैमिट, नंबर ऑफ गैमिट्स हमसे पूछ दिया जाए, अगर नंबर ऑफ गैमिट्स का फॉर्मूला लिख लीजिए, नंबर ऑफ गैमिट्स पूछे हमसे तो n स्क्वायर, n हमारे पास नंबर ऑफ क्या है, क्रोमोसोम। ठीक है, और इसमें देखिए हेट्रो हमारा क्या है, अरे यार 2 के पावर n रखिए, 2 के पावर n रखिए, 2 हमारा फॉर्मूला से है, 2 हमारा फॉर्मूला से है, और n जो है नंबर ऑफ डिफरेंट क्या है, जाएगा से अलील है। तो यहां देखिए 1 है 2 है, तो कितने हो गए 2। तो 2 के पावर हम अगर 2 रखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4 गैमिट्स बनेंगे, 4 गैमिट्स बनेंगे। तो 4 गैमिट्स को लिख लो, कौन कौन बनेगा देख लो। अगर क्रॉस कराओगे तो हमारा क्या होगा, एक बार RY कैपिटल Y बनेगा, तो यहां लिखो R कैपिटल और Y कैपिटल। एक बार क्या करो, ये हमारा इससे आ जाएगा, तो यानी हमारा क्या होगा, कैपिटल Y स्मॉल r। इससे हो गया दोनों। अब इससे क्या करो, दोनों में करा दो, कैपिटल R स्मॉल y। अब इससे करा दो, स्मॉल r स्मॉल y। तो ठीक इसी तरह से यहां भी आ जाएगा,
सेम कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और इसमें आ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये पाइनट चार्ट से थ्रू थे, हमको समझाना था। अब देखो इसको क्रॉस कराओगे तो सिमिलर आ जाएगा, इसको क्रॉस, इससे इसमें क्रॉस करेगा, इससे इसमें क्रॉस होगा, इसमें इससे क्रॉस होगा। फिर इससे सबसे बारे जो है ना अलग अलग कर लेंगे, तो अलग अलग करेंगे, बस हमारा जो है रेशियो सिर्फ निकालना। क्या आप क्रॉस करके लिख लेना, क्रॉस करके लिख लेना, जहां कैपिटल आर आ रहा हो और कैपिटल वाई कैपिटल आ रहा हो, इसका मतलब ये हो जाएगा ये राउंड शेप का होगा और पीला कलर का होगा। ठीक है, जहां कैपिटल आर और स्मॉल आर वाई आ रहा हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही होगा कैपिटल राउंड और पीला ही, स्मॉल आर और कैपिटल वाई आएगा, स्मॉल आर और कैपिटल वाई आएगा, तो ये हमारा रिंकल सिकुड़ा हुआ और येलो हो जाएगा, पीला होगा। ये रंग थे। तो इसमें जो है फेनोटाइपिक रेशियो, इसमें जो है यानी डायहाइब्रिड वाला में जो फेनोटाइपिक रेशियो देखा गया, तो फेनोटाइपिक रेशियो थे कितने थे बताइए, ये लिख लीजिए। डायहाइब्रिड में फेनोटाइपिक रेशियो, आपको तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1, ये डायरेक्ट डेटा रख लीजिए माइंड में। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो पूछता नहीं है, 1:2:1 का स्क्वायर कर लीजिए डायहाइब्रिड में। ठीक है, 1:2:1 का स्क्वायर है ये डायहाइब्रिड में। कबो कबो आपसे पूछ देता है क्या कि म्यूटेशन में डीएनए होता है, तो आखिर म्यूटेशन कितने तरह से होते हैं, म्यूटेशन कितने तरह से होते हैं। डायहाइब्रिड मतलब दो कैरेक्टर दो लक्षण पे अध्ययन किया गया, उसे डायहाइब्रिड कहेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हुआ। म्यूटेशन जो डीएनए का कॉपी होता है उसी में जो अंतर आता है, तो इसमें तीन बातें थोड़ा सा याद रखिए। म्यूटेशन में जब क्वेश्चन बनती है, एक बात आपसे पूछा जाएगा क्या कि जब म्यूटेशन होता है तो इसमें एक तो होगा डीएनए का कॉपी, डीएनए का यानी जीन का कॉपी हो और क्रोमोसोम की कॉपी हो। क्या हो, जीन की कॉपी और क्रोमोसोम की कॉपी। जब क्रोमोसोम की कॉपी होती है, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम की कॉपी होती है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ अगर क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएगा तो उसका नाम अलग पड़ेगा, अगर क्रोमोसोम कम हो जाए तो उसका नाम अलग पड़ेगा, अगर क्रोमोसोम क्या हो जाए और कम जाए यानी एक्स एक्स की बात किया जाता है, एक्स यानी प्रभावी होता है हमारा एक्स एक्स, क्या होता है एक्स एक्स। ठीक है, चलिए मेल और फीमेल में एक्स, मेल में क्या है एक्स वाई और फीमेल में है एक्स एक्स क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा हो जाए तो उसको कहा जाता है एक डाउन सिंड्रोम। क्या कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम। बस ये सीधे याद रखिए। सामान्यतः होते हैं 46 क्रोमोसोम, इसमें एक क्रोमोसोम क्या होगा, बढ़ जाएगा, एक क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा 47 क्रोमोसोम। 47 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम का बढ़ जाना या घट जाना ये डाउन सिंड्रोम कहलाएगा, डाउन सिंड्रोम कहलाएगा। और बढ़ता कौन है, तो 46 तो कॉमन है, 21 क्रोमोसोम। ये कभी कभी पूछ देता है कि कैमा क्रोमोसोम है जो घटता और बढ़ता है। 22 क्रोमोसोम जो है ऑटोसोम्स है, और एक्स क्रोमोसोम है जो क्या है बोलिए, सेक्स क्रोमोसोम है, जिसमें से 21वां क्रोमोसोम है यही घटता और यही बढ़ता है, तो उसे हम लोग डाउन सिंड्रोम कहेंगे। दूसरी बात याद रखिए, क्या याद रखिए, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। ये क्या होता है, ये मेल में होता है। किस में होता है, मेल में। मेल में जनरली क्या है एक्स वाई क्रोमोसोम, इसमें एक्स क्रोमोसोम और ऐड हो गया यानी एक्स एक्स वाई, तो इसका मतलब क्या हो गया बोलिए, यानी सेक्स क्रोमोसोम जो है एक्स एक्स वाई हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि मेल तो रहेंगे लेकिन उसमें फीमेल वाला कैरेक्टर्स आ जाएगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, वॉइस जो है मीठी हो जाएगी, और वो फर्टिलिटी के लायक नहीं रहेगा, फर्टिलिटी नहीं कर पाएगा। तो ये मेल में, तो इसको क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, ये मेल से संबंधित है। वही बात कर ले फीमेल में भी कुछ ऐसा होता है क्या, हाँ, तो फीमेल में भी होता है और उसको बोला जाता है क्या बोलिए, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो सामान्य क्रोमोसोम है यानी फीमेल में रहना चाहिए एक्स एक्स, लेकिन क्या होता है एगो एक्स घट जाता है, एक्स जीरो हो जाता है। एक्स जीरो मतलब एक्स एक्स क्रोमोसोम रहेगा तो वो सामान्य फीमेल है, एक्स ही एक्स क्रोमोसोम है, एक्स अब्सेंट है, एगो एक्स अब्सेंट होने से ये बीमारी हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। और इसमें क्या होगा,
इसमें जो होगा कि जो फीमेल में जो डेवलपमेंट होने चाहिए वो लिस्ट डेवलपमेंट होगा, यानी नहीं ब्रेस्ट का डेवलपमेंट उस तरह से हो पाएगा, नहीं जेनिटल पार्ट्स का डेवलपमेंट हो पाएगा, और नहीं बॉडी का हाइट ग्रोथ होगा, यानी फर्टिलिटी ये भी नहीं कर पाएंगे। तो आप टर्नर सिंड्रोम में भी आप रखेंगे, ये जनरली फीमेल में होती है। किस में होती है? फीमेल में। और इसमें भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? इनफर्टिलिटी हो जाती है ना। इसमें एक एक्स क्रोमोसोम की हास हो जाती है, घट जाती है। बस इसी को घटना और बढ़ना जो वेरिएशंस है, इसी को पढ़ते पढ़ते जो है इवोल्यूशन एक चैप्टर आ जाता है, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन डार्विन के द्वारा हो जाती है। ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज की बात करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन यानी एक किताब लिखी गई, किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। क्या उन्होंने कहा कि आखिर इस तरह के जो वेरिएशन विभिन्नताएं हो रही है, इसी को देख करके नेचर ने उन्हें सरप्राइज किया, गिफ्ट किया, अवार्ड दिया कि जाओ एक पीढ़ी हमेशा क्या हो बदलाव में रहेगा। मतलब थोड़ा सा किसी में नाक यानी जो है कान का लोब हल्का हटा, दूसरे में और हटा, तीसरे में और हटा, अगला जो आया 100 पीढ़ी के बाद 91 नहीं है, तो एक वेरिएशन दिखने को मिल गया। यही इवोल्यूशन का पार्ट्स बना। तो ये इवोल्यूशन से उतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बस जो 2-3 बुक है जो वही रिपीटेशन होता है। यानी ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिए आप, डार्विन के द्वारा। बाकी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसका दिया हुआ है, तो डार्विन के द्वारा। बस इतने ही, इससे ज़्यादा जो क्वेश्चन बन सकती थी मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो आप ज्ञान घर से बने रहें। अब हम लोग लेकर के आएंगे प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच।